ओके, गुड आफ्टरनून, नहीं सॉरी, गुड इवनिंग। 6:53 हो रहे हैं इवनिंग के। तो हम वापस हैं जीएसटी के साथ, बट ध्यान रखिए ये क्लास जा रही है यूट्यूब पर। ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। जीएसटी के चैप्टर की रिवीजन क्लास है, और इस रिवीजन क्लास में हम जीएसटी का चैप्टर 1 and 2 इनको कवर करने के लिए क्लास बना है। तो जिन बच्चों का जीएसटी की नॉर्मल क्लासेस अभी पढ़ रहे हैं, इनको रनिंग बैच के बच्चे थे जो भी नॉर्मली ड्राइव के थ्रू क्लासेस जिनको पूरी मिल रही हैं, वो इस रिवीजन क्लास को तब देखेंगे जब उनके वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी मत देखिएगा, जिन लोगों के जीएसटी के चैप्टर 1 चैप्टर 2 अभी चल रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएगी रिवीजन क्लास जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाए। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके एग्जाम होने वाले थे, तो उनकी रिवीजन क्लास हमने बनाई है। आइए चैप्टर 1 पे आते हैं। और चैप्टर 1 बहुत बेसिक चैप्टर है, आप सभी लोगों के लिए बहुत सिंपल है। उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है जीएसटी के बारे में, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। हाँ, चैप्टर 2 में काफी चीजें टेक्निकल है। तो चैप्टर 1 फटाफट से कंप्लीट करते हैं, फिर चैप्टर 2 पे पहुंचेंगे। चैप्टर 1 में यही बताया जाता है कि जीएसटी हमारी कंट्री में क्यों एप्लीकेबल हुआ, वाई जीएसटी इन इंडिया। पेज नंबर जो 5 है आपका बुक का या फर्स्ट पेज चैप्टर का, वो बताता है कि जीएसटी इंडिया में क्यों लगा। तो पुराने टाइम पर भी हर एक्टिविटी पे टैक्स था। मैन्युफैक्चरिंग पर थी एक्साइज ड्यूटी, वैट लगता था, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर, इंटर स्टेट पर सीएसटी था, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स था। तो हमारी सारी ट्रांजेक्शन पहले से टैक्सेबल थी इनडायरेक्ट टैक्स में, लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज पर अलग अलग टैक्सेस लगते थे। तो जीएसटी ने क्या करा, उन सबको हटाकर एक सिंगल टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए बिकॉज पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में काफी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें एक प्रॉब्लम थी कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स पर टैक्स लगना, और एक प्रॉब्लम थी उसमें इवेजन ऑफ टैक्स यानी कि टैक्स चोरी करना आसान। ये कैसे था, इसका मैंने आपको एग्जांपल भी एक कराया हुआ है, जिसमें हमने चेक किया है कि जब मिस्टर ए पुराने एक्ट में उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और नए एक्ट में उसका क्या ट्रीटमेंट है। वही मेन टॉपिक था और उसी को हमने डिस्कस किया था। शॉर्ट में अगर हम उसकी बात करें तो एक मैन्युफैक्चरर है जिसने कोई चीज 100 रुपए की बेची, जिस पर एक्साइज ड्यूटी लगा 10%, 10 रुपीज। सामने वाले को 110 रुपए में वो मिली और पहले कॉस्ट बोली जाती थी 110। मिस्टर बी इज अ ट्रेडर, 40 रुपीज इन्होंने ऐड किए, उसके सेलिंग प्राइस बनाए 150। इसमें ऐड करा इन्होंने अपना वैट या सीएसटी 15 रुपीज, तो ये आया 165। 15 रुपीज क्या हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट, क्योंकि 15 रुपए टैक्स लगा 150 पर, और 150 पे टैक्स ऑलरेडी अंदर। 150 के अंदर कौन सी वैल्यू पे लगा, 2 बार टैक्स, 100 पर, 10 पर भी टैक्स लगा और 40 पर भी टैक्स लगा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि हमें 150 पे जब टैक्स देना पड़ा तो पुरानी सारी वैल्यूज पर वापस से एक बार टैक्स देना पड़ा। इसमें लगना चाहिए सिर्फ 40 पर, लगता है सारी वैल्यूज पर। आगे जब सी ने परचेज करा तो उसने बोला कॉस्ट 165, वो एक टीचर है, उसने सर्विस टैक्स जोड़ दिया और अपनी वैल्यू जोड़ी 350। तो वैल्यू 350 रुपए के बाद हुई 515 रुपए सेलिंग प्राइस या फीस। इस पे जोड़ा सर्विस टैक्स 10%, 51.5। ये भी कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ आया बिकॉज इसमें टैक्स लगा 515 पर। 100 पे फिर से टैक्स लगा, 10 पे भी लगा, 40 पे भी लगा, 15 पर भी लगा और 350 पर भी लगा। इन सब का 10% आप निकालेंगे, दैट विल बी 51.5 रुपीज। तो ये चीज जो डी है उसको मिली 566.50। और अगर इसमें हम रियल टैक्स और रियल कॉस्ट निकालें तो कॉस्ट इज 490, 100 प्लस 40 प्लस 350 एंड टैक्स इज लाइक 51.5 प्लस 15 प्लस के 10, यानी कि ये हमारा हो गया 61.5 और 76.5 रुपीज के हैं टैक्स। तो पुराने एक्ट में ये ट्रांजैक्शन इस तरह से चलती थी। और अब जब आफ्टर जीएसटी हुआ तो इसी ट्रांजैक्शन में कैस्केडिंग हटाने के लिए 2 काम किए गए। अब लगेगा हर जगह जीएसटी, तो ये केस सेम रहा, बट कॉस्ट की डेफिनेशन चेंज कर दी। कहते हैं कॉस्ट में टैक्स नहीं आएगा, तो अब कॉस्ट बोली जाएगी बी के लिए 110 की जगह 100। 40 रुपए जोड़ा 140, टैक्स बना जीएसटी इसका 40। तो हमने आगे वाले से लिए 154, 140 अपने किस चीज के लिए, हमने कॉस्ट के और वैल्यू के, एक्स्ट्रा वैल्यू के 40, और जो देकर आए थे पीछे वो 100, प्लस हमने जो पीछे टैक्स दिया था 10 रुपए और जो आगे टैक्स देना है वो 14 में इंक्लूड हो गया। अब यहां एक तरीका निकाला गया जीएसटी लायबिलिटी निकालने का, और उसका फॉर्मूला बनाया गया आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि सेल पे दिया गया टैक्स बोला जाएगा आउटपुट टैक्स, और जो बी ने परचेज पे टैक्स दिया है वो बोला जाएगा इनपुट टैक्स। तो अब हमें गवर्नमेंट को इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ कितने रुपए टैक्स देना है, 4 रुपए।
जितनी नई वैल्यू आप ऐड करेंगे सिर्फ उसका टैक्स आपको देना पड़ता है। जो परचेज पे आप टैक्स देंगे उसका सेल के टैक्स में से माइनस या डिडक्शन मिल जाएगी। जब सी खरीदेगा इस चीज को तो कॉस्ट कितनी लिखेगा 140, अपना 350 जोड़ेगा और अब बनाएगा अपने सेलिंग प्राइस या फीस 490 और अब जीएसटी लगेगा 10% 49। तो ये चीज अब डी को मिलेगी 539 की, और अगर हम सी की जीएसटी लायबिलिटी निकालेंगे तो सी का आउटपुट है 49 और सी का इनपुट कितना था 14, दैट विल बी 35 रुपीज। अब जब 539 के आपसे कहा जाए पार्ट निकालो तो देखिए कमाल, कॉस्ट 490 है लेकिन टैक्स कितना हो गया है कम। पहले जहां टैक्स 76.5 लगता था इस ट्रांजेक्शन पर, अब यहां पर टैक्स है 49। एक और चीज आपको बताई थी कि पहले अगर आप वैल्यू एड नहीं भी करते तो भी उस पर क्या लगता जाता है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। लेकिन जीएसटी के अंदर, एक सेकेंड, जीएसटी के अंदर जब तक नई वैल्यू ऐड नहीं होगी तब तक उसके प्राइस में चेंज नहीं होगा। जैसे अगर डी इस चीज को आगे बेच दे ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी बोली जाएगी इसके लिए 566.50, इस पर उसे और टैक्स देना पड़ेगा इतना, तो उसके सेलिंग प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम बेचें किसी को तो उसमें कॉस्ट कितनी बोली जाएगी 490, उसमें टैक्स जो भी लगेगा जीएसटी वो 49 ही, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस भी इतना ही रहेगा। और अगर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो आउटपुट भी 49 और इनपुट भी 49, जीरो रहता है। तो जीएसटी में जब तक देयर विल बी नो वैल्यू, नो न्यू वैल्यू, तब तक कोई नया टैक्स नहीं लगता और सेल प्राइस भी चेंज नहीं होते। बट ऐसा पुराने टैक्स में नहीं। तो कैस्केडिंग इफेक्ट तो हमने ऐसे खत्म करा। दूसरा, इवेजन ऑफ टैक्स। अब पुराने टैक्स में टैक्स मिलता था ज्यादा 76.5 और नए में मिलेगा 49। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा टैक्स सिस्टम लगाया हमारी कंट्री में जिसमें टैक्स कम मिलेगा। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही थी? बिकॉज पुराने में टैक्स चोरी करना आसान था, बिकॉज बिल रेज की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं। बी के पास बिल हो या ना हो, उसको तो पूरी वैल्यू पे ही टैक्स लगाना है। ऐसे ही सी के पास बिल है या नहीं, उसे पूरी वैल्यू पर टैक्स लगाना है। तो पुराने वाले जो ट्रांजैक्शन होते थे उसमें एक रेशियो था हमारा, एंड दैट इज 4:1। कि जब कोई ट्रेडर 4 सेल करता था तो शो करता था जनरली 1, यानी कि हम 4 सेल करेंगे लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा 76.5। तो 3 सेल का टैक्स जो था वो मैनिपुलेट हो सकता है। जीएसटी में बी को अगर क्रेडिट चाहिए परचेज का तो उसके पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए, यानी कि ए को बिल काटना मैंडेटरी है, बी को बिल काटना भी मैंडेटरी है और सी को भी बिल काटना मैंडेटरी है, बिकॉज इन सबको क्या चाहिए, क्रेडिट। तो यहां हर ट्रांजेक्शन का जनरली क्या होता है, इनवॉइस कटेगा, और इनवॉइस कटेगा मतलब उस ट्रांजेक्शन को शो करना पड़ेगा। तो जहां यहां 4 सेल होने पर टैक्स मिलेगा 76.5, वहीं जीएसटी में 4 में से या तो 4 या एटलीस्ट 3 का टैक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि यहां 49 into 3 कम से कम मिलेंगे जब 4 सेल होगी। यहां 76 मिलेंगे 4 सेल पर, और यहां कम से कम हमें 147 रुपीज तो मिलेंगे ही जब हम 4 सेल करेंगे। तो इस वजह से क्योंकि बिल काटना मैंडेटरी हो गया और गवर्नमेंट ने उसे पकड़ने के लिए इंस्पेक्शन, स्ट्रिक्ट पेनल्टी एटसेट्रा लगा दी, तो यहां पर टैक्स चोरी करना क्या था, डिफिकल्ट। तो ऐसे कैस्केडिंग रोका, ऐसे डिवीजन रोका, ये हमारा मेन कंसेप्ट था। इसका एग्जांपल भी दिया था। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके। डायरेक्टली इंपोज होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स जमा करने वाला है और बेयर करने वाला अलग होते हैं। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी काफी सिंपल टॉपिक है रिवीजन के लिए। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लगभग 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। ये कम्युनिटीज और सर्विसेज पे लगता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि बेयर कोई और करता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, क्योंकि कम्युनिटीज के एमआरपीज में, सर्विस के प्राइस में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड होता है, तो जनरली लोगों को डायरेक्टली ये पता नहीं चलता, उसका पिंच पता नहीं चलता कि एक्चुअल में जेब से हमारी टैक्स गया है नहीं। इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में ये पता चलता है कितना टैक्स दे रहे हैं, बट जब आप गुड्स खरीदते हैं तो उस केस में एमआरपी में टैक्स इंक्लूड है, देते तो हैं बट ठीक से पता नहीं चलता। इन्फ्लेटरी, अगर इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ भी चीज बढ़ती है, इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट अगर बढ़ाती है तो उससे इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आता है, बिकॉज सर्कुलेशन, एक चीज के दाम बढ़ते हैं तो उससे पूरी कम्युनिटीज आपस में सर्कुलेट होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ट्रांसपोर्ट पे अगर जीएसटी बढ़ जाए तो फ्रेट बढ़ेगा, फ्रेट बढ़ेगा तो हर चीज की कम्युनिटी का प्राइस बढ़ेगा, हर चीज कम्युनिटी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन सबके प्राइस क्या हो जाएंगे, मार्केट में बढ़ जाते हैं।
वाइडर टैक्स बेस है बिकॉज ये ऑलमोस्ट इंडिया में हर पर्सन पे एप्लीकेबल है, हर कोई ना कोई सामान खरीदता ही है, चाहे उसकी इनकम हो या ना हो, इसीलिए लगभग हम में से सब लोग जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। प्रमोट सोशल वेलफेयर, जिन चीजों को गवर्नमेंट चाहती है कम मार्केट में सेल हो उनको महंगा कर सकती है, सिन गुड्स को। और रिग्रेसिव है क्योंकि गरीब और अमीर दोनों को सेम टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स में गरीब लोगों को कम देना है, अमीरों को ज्यादा, ठीक है। हिस्ट्री, सारे एक्ट हमारी कंट्री में कहां से एप्लीकेबल होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 जो है उसने पावर दे रखी है कि कुछ एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। चैलेंजेस ऑफ प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर, और पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के क्या क्या फ्लॉस थे, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, वो मैं नीचे भी लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 में, उसी पैराग्राफ के पॉइंट्स लिखे हैं, तो पॉइंट से पढ़ लेते हैं। इट्स अ रिवीजन क्लास, वो बच्चे मत पढ़िएगा जिनका भी चैप्टर 1 चल रहा है, जिनका चैप्टर 1 पूरा जब हो जाए उसके बाद इस क्लास को देखना, ठीक है। पहला, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑफ गुड्स, जो हमारे कहानी जो हमने यहां पढ़ी है उसमें हमने ये डिस्कस किया कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं था, ऐसा नहीं था। ये बात स्टार्टिंग में नहीं बताई जाती बट यहां समझने की है। पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में भी इनडायरेक्ट टैक्स में क्रेडिट सिस्टम होता था, जीएसटी में होता है ना आउटपुट माइनस इनपुट, ऐसा नहीं है पहले नहीं था। पहले वाले सिस्टम्स में भी इनपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट का कंसेप्ट था। वहां भी आप अपने सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स घटा सकते थे, लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट था क्योंकि हर परचेज का टैक्स सेल में से नहीं घट सकता। कैसे? पुराने टैक्स में एक्साइज ड्यूटी हो गई और सर्विस टैक्स, इन दोनों को तो एक पार्टी में रख दिया गया, यानी कि अगर परचेज पर आपने एक्साइज ड्यूटी दी है या सर्विस टैक्स, और सेल पर भी आपके क्या लग रही है, एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स, तो इसके परचेज का क्रेडिट इससे भी ले सकते हैं सेल से, या इसका क्रेडिट इससे ले सकते हैं, और वाइस वर्सा। मतलब एक्साइज अगर आपने पेमेंट करी है और अब आपको सर्विस में सर्विस टैक्स देना है, तो सर्विस टैक्स के आउटपुट में से एक्साइज का इनपुट घट सकता है, इनका क्रेडिट अलाउड। इन दोनों केस में कैस्केडिंग नहीं होगा। अगर हमारी परचेज पे क्या लग रहा है एक्साइज, और जो हमारी चीज जा रही है उस पे क्या लग रहा है सर्विस टैक्स, तो आपस में सेट ऑफ अलाउड था, उल्टा भी था। अगर हमने कोई सर्विस ली है और उस पर दिया है सर्विस टैक्स और कुछ बनाकर बेच रहे हैं तो उस पर लग रहा है एक्साइज, तो सर्विस टैक्स एक्साइज में से घट सकता था, एक्साइज सर्विस में से, या एक्साइज एक्साइज में से और सर्विस सर्विस में से। मतलब इनमें रूल क्या हो गया, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी से मिलेगा और सर्विस टैक्स से, और सर्विस टैक्स का क्रेडिट सर्विस टैक्स से मिलेगा और एक्साइज ड्यूटी। इन दोनों में तो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब बचे वैट और सीएसटी। अगर आपने परचेज पे वैट दिया है तो उसका क्रेडिट आपको सिर्फ किससे मिलता था, वैट से। परचेज पे दिया गया वैट का क्रेडिट आप वैट से ले सकते थे और साथ में सीएसटी से। और अगर सीएसटी दी है आपने परचेज पे तो उसका क्रेडिट ना वैट से मिलता था और ना ही इवन सीएसटी से। अंडरस्टैंड? तो क्रेडिट सिस्टम तो थे, लेकिन ये दोनों तो एक घर में बैठ के क्रेडिट देते थे और ये दोनों एक घर में रहते थे। इसमें से भी सिर्फ ये क्रेडिट देगा, सीएसटी किसी को क्रेडिट नहीं देगा। और आप ध्यान से देखें, हमने जो एग्जांपल फ्रेम किया उसमें पहले क्या लगाई है, एक्साइज ड्यूटी, फिर क्या है वैट, और फिर क्या है सर्विस टैक्स। तो इसमें परचेज पर एक्साइज दिया लेकिन सेल पे क्या लग रहा है, वैट। एक्साइज वैट को क्रेडिट नहीं देता, तो यहां क्या लग गया, कैस्केडिंग। क्योंकि परचेज पे दिए गए टैक्स का अगर क्रेडिट नहीं है तो वो टैक्स क्या बन जाता था, कॉस्ट का पार्ट है। फिर हमने यहां वैट दिया लेकिन आगे क्या आ गया, सर्विस टैक्स। तो वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स से नहीं था, तो यहां पर भी क्या लग गया, कैस्केडिंग। एंड प्रैक्टिकली समझिए, अगर कोई चीज पहले मैन्युफैक्चर ही होगी सबसे पहले तो हमेशा क्या लगेगा, एक्साइज, और उसके बाद सेल होगी पक्का तो हमेशा क्या आएगा, वैट और सीएसटी। सर्विस तो तब आएंगे जब कोई मैन्युफैक्चरर सर्विस भी देता हो, जो प्रैक्टिकली कम होता है। तो मैन्युफैक्चरर हमेशा क्या करता है, आगे चीज ट्रेडिंग करता है। तो गुड्स की क्या होती है, ट्रेडिंग। तो हमेशा साथ में पहली एंट्री क्या आएगी, हमेशा एक्साइज की हर केस में, और उसके बाद क्या आएगा, वैट और सीएसटी। तो उसमें हमेशा आपस में क्या हो जाएगा, नो क्रेडिट सिस्टम। तो हमेशा क्या रहता था, कैस्केडिंग इफेक्ट, यू कैन नॉट रिमूव इट। तो कहने के लिए ये था कि इनका आपस में क्रेडिट है, इसका इसमें क्रेडिट है। तो वो क्रेडिट कैसा था, आधा अधूरा था। ऐसा नहीं सबका सबके साथ क्रेडिट हो, ऐसा नहीं था। सबका साथ सबका विकास, ऐसे नहीं हो रहा था। कुछ का साथ कुछ का विकास, कुछ का साथ कुछ का विकास। तो इसीलिए जीएसटी ने सबका नाम क्या कर दिया उड़ाकर, कि भाई सब जीएसटी कर दो, झगड़ा ही खत्म।
अब परचेज पे भी जीएसटी चाहे कुछ भी करो, और सेल पर भी जीएसटी, चाहे सर्विस करो चाहे मैन्युफैक्चरिंग। अब क्रेडिट सीमलेस, एक वर्ड है ना सीमलेस क्रेडिट। सीमलेस क्रेडिट इसीलिए कहते हैं बिकॉज पहले जो बीच में डिस्टर्बेंस थे, इसका इससे क्रेडिट, इसका इससे नहीं, उसका इससे नहीं, वो क्या कर दिया, खत्म। तो फर्स्ट पॉइंट यही सिखाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑफ गुड्स। तो पुराने वाले सिस्टम में क्रेडिट सिस्टम कौन, सेनवेट सिस्टम कहते थे। सेनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स was confined to the manufacturing and service stage and did not extend to the distribution chain beyond the factory gate. And such SENVAT paid on goods could not be adjusted against state VAT payable on subsequent sale of goods. There was number of taxes duties, ये आप जानते ही हैं। थर्ड पॉइंट भी फर्स्ट से कनेक्टेड है, पढ़ लीजिएगा। फोर्थ वाला भी उससे कनेक्टेड है, फिफ्थ वाला भी उसी से कनेक्टेड है। सिक्स इवेजन ऑफ टैक्स को रोक दिया, बहुत ज्यादा होता था पहले। और सेवन थे कि बहुत सारे टैक्सेस और भी थे जो यहाँ पर खत्म किए गए। इंटरनेशनल सिनेरियो में मेन चीज ये है कि पहले सबसे पहले फ्रांस ने लगाया 1954 में, उसके बाद हमारी कंट्री से पहले मलेशिया ने लगाया। ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज में एप्लीकेबल है। इसमें ग्लोबली द ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी आर एस अंडर, ये समझने की है। जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस्ड टैक्स क्योंकि हर एक्टिविटी पे लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है क्योंकि अगर कोई चीज इंडिया में कंज्यूम होगी तभी टैक्स लगेगा। जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर, लेकिन हमेशा बेयर कौन करता है, कंज्यूमर। ये डायरेक्ट टैक्स का रूल है। जीएसटी इज कलेक्टेड थ्रू अ स्टेज प्रोसेस, हर स्टेज पे लगेगा जब जब वैल्यू ऐड होती है। जीएसटी इज टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस सोर्स, पर्सनल चीजों पर या हॉबीज पे नहीं लगता। और अंडर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वैल्यू चेन फॉर क्रेडिटेबल एक्विजिशन। उन्हीं केस में क्रेडिट मिलेगा जिन चीजों पर क्रेडिट गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है। नीचे यहाँ पर दो तरह के हमारे पास मॉडल थे, ड्यूअल मॉडल, यूनिफाइड मॉडल। इंडिया में ड्यूअल मॉडल एप्लीकेबल किया गया है बिकॉज इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो दो लेवल पे काम करती है, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल के पास पावर है प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ, जो हमारे पास है स्टेट के चीफ मिनिस्टर, वो तो दो लेवल पे पावर है। इसीलिए दो तरह के ड्यूअल सिस्टम एप्लीकेबल किया गया है। कुछ और कंट्रीज में भी ड्यूअल सिस्टम था, ब्राजील और कनाडा में, वहां से हमने एक मॉडल लिया है। केलकर शाह कमेटी ने बताया ड्यूअल मॉडल कैसे काम करेगा, बागची पोदार ने बताया कि सेट ऑफ कैसे किए जाएंगे। इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली चीजें एग्जाम में आती नहीं है, रीड कर लीजिएगा। कब कहां से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो हमें जो जीएसटी का पॉइंट है, डिकेड स्टार्टिंग जो सबसे पहले बात हुई केलकर टास्क फोर्स, याद रखिएगा 2004 में स्टार्ट हुई इस चीज पे बात। उन्होंने फिर ये आइडिया एप्लीकेबल करा और हमारे जो चिदम्बरम जी थे 2007 में कहा कि 2010 से हमारी कंट्री में जीएसटी आएगा, लेकिन फिर जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से। तो ये ABCDEF पॉइंट जनरल है, रीड करने के हैं, नथिंग की जो टेक्निकल चीज हो। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आएगा। इट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स, जब वैल्यू जुड़ेगी तभी टैक्स आएगा। जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव है, सारी चीजों पे लग जाता है और चेन मिलता है क्रेडिट का आपको विदाउट एनी इंटरवेंशन, जैसे पहले होता था। कुछ चीजों का क्रेडिट है, किसी का किसी से है, किसी का किसी से नहीं, बट जीएसटी में ऐसा नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस क्रेडिट सिस्टम। फाइनल कंज्यूमर को सारा टैक्स देना पड़ता है, वो तो सारे डायरेक्ट टैक्स में पहले भी था, अब भी है। ओनली जितनी वैल्यू एड होगी उसी पर टैक्स दिया जाएगा, और अगर वैल्यू एड नहीं हुई देयर विल बी नो टैक्स। डेफिशिएंसी इन द वैल्यू एड टैक्सिंग सिस्टम, पुराने टैक्स सिस्टम में क्या कमियां थी, यही वाला कहानी लिखी है, क्या कमियां थी ये आप रीड कर लीजिएगा, जनरल है। अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम, जो करंट इनडायरेक्ट टैक्स था पुराना वाला, उसको बीमारी को खत्म करने के लिए जो सही क्योर है वो क्या है, जीएसटी। अगेन सेम बात समझाएगा कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम थी, कैस्केडिंग था, इवेजन थी, दोबारा से। तो एक ही बात 3-4 बार इस चैप्टर में समझाई गई है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ड्यूअल जीएसटी लगता है, डिस्कस हो गया। हमारे यहाँ टोटल जो टैक्स हैं वो 4 तरह के हैं, आप समझिए। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। किसी भी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी के नाम से आपको कभी कोई बिल में कुछ लगा हुआ नहीं मिलेगा। इट्स नॉट ओनली जीएसटी। जीएसटी 4 रूप में आता है, उसके 4 टाइप्स हैं, उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा तरीके से लगाया जाता है। जैसे अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो लगता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर विद इन यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन होती है तो लगता है यूटीजीएसटी और सीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो या तो किसी ट्रांजेक्शन पे ये दोनों लगेंगे, या किसी पर सिर्फ ये लग रहा होगा, या किसी पर सिर्फ ये लग रहा होगा। तो ये हमारे 4 टैक्सेस हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। किन केसेस में कौन सा लगता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस को क्लासिफाई करने के लिए कोडिंग सिस्टम बनाया गया है, इसका नाम HSN है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की डिटेल रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। सबको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं कराना है, देयर आर सम थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट, उसके ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है तभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। कंपोजिशन स्कीम एक स्कीम है इसमें, जैसे कि इनकम टैक्स में होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, वैसे ही जीएसटी की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है कंपोजिशन स्कीम। ये छोटे बिजनेसमैन के लिए बनाई गई है, इसकी डिटेल भी चैप्टर 2 में पढ़ाई गई थी। एग्जेम्पशन है, सारे गुड्स और सर्विस टैक्सेबल नहीं होते, सारे नहीं होते। कुछ गुड जैसे कि बेसिक नीड्स के आइटम, एग्रीकल्चरल आइटम, ये सब गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखे हैं, और कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो गवर्नमेंट ने जीएसटी से बाहर कर रखी है, वो है चैप्टर 4 में। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी यूटिलाइज इनके बीच में कैसे होता है वो सिस्टम है चैप्टर 6 में। यहां भी उसका थोड़ा सा हिंट आपको दिया जाएगा, डिटेल आएगी उसकी चैप्टर 6 में। जीएसटी काउंसिल, गवर्नमेंट ने काउंसिल बनाई है जिसका काम है जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेना। उस काउंसिल के काम है, जितने भी आप सुनते हैं कि जीएसटी में रेट बदल गई, जीएसटी में ये हो गया, जीएसटी में वो हो गया, वो सब कौन करता है? काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो जीएसटी की इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। ओके, फंक्शंस ऑफ काउंसिल बहुत बेसिक्स हैं, हम चैप्टर में पढ़ी चुके हैं, रिवाइज करते वक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीड कर लीजिएगा। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी में चारों एक्ट के नाम लिखे, देखिए सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट और एक है यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट। इसमें आप देखेंगे एसजीएसटी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 4 एक्ट पास किए। जो प्रेसिडेंट थे हमारे, इन्होंने 4 एक्ट पास किए। कौन कौन से? सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और एक कॉम्पनसेशन एक्ट। कॉम्पनसेशन एक्ट क्या था कि जब जीएसटी एप्लीकेबल किया जा रहा था पुराने टैक्स को हटाकर, तो कई सारी स्टेट ने कहा कि जीएसटी से तो उस स्टेट का नुकसान होगा। कैसे? कि पहले ट्रांजैक्शन पे 76 मिलते थे और अब मिलेंगे 49। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होगा, पहले आपको 4 पर 1 मिलते थे, अब लगभग 4 पे 49 के हिसाब से 3 के पैसे आपको मिलेंगे। तो कई स्टेट गवर्नमेंट राजी नहीं हो रही थी जीएसटी को लगाने के लिए, उन्हें बात समझ नहीं आ रही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपको नुकसान हुआ, आपका कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पिछले सालों से कम हुआ जीएसटी आने पर, तो उसका कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल हम देंगे। तो उस कॉम्पेंसेशन को देने के लिए एक एक्ट बनाया गया, इसका नाम रखा गया कॉम्पेंसेशन एक्ट। तो ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। यहां एसजीएसटी एक्ट नहीं है क्योंकि ये रिस्पेक्टिव स्टेट ने पास किया। कभी एग्जाम में आ जाए कि बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से पास किए, तो ये 4 सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट्स ने पास किया एसजीएसटी। इनपुट क्रेडिट सिस्टम देने का तरीका क्या है, अब वो नीचे लिखा है। वैसे तो चैप्टर है 6, डिटेल में आएगा, बट स्टिल इनपुट क्रेडिट कैसे दिया जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर परचेज पर आईजीएसटी आपने दिया है, परचेज पर आईजीएसटी दिया है, तो सबसे पहले उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं आईजीएसटी से, लेना ही पड़ेगा। और अगर बच गया आईजीएसटी का क्रेडिट, तो आप उसे किसी से भी, एनी ऑर्डर, एनी प्रपोर्शन, इसमें यूज कर सकते हैं। मतलब चाहे तो उसे सीजीएसटी से यूज कर लें, एसजीएसटी से कर लें या यूटीजीएसटी से, बट पहले कौन यूटिलाइज होगा? सबसे पहले आईजीएसटी। फिर सीजीएसटी का अगर आपके पास क्रेडिट है तो सबसे पहले आप करेंगे सीजीएसटी से, और बचा हुआ यूटिलाइज होगा सिर्फ आईजीएसटी से। एसजीएसटी से यूटीजीएसटी नहीं हो सकता। अगर एसजीएसटी आपके पास है तो पहले यूज होगा एसजीएसटी से, फिर होगा आईजीएसटी से। और अगर यूटीजीएसटी आपके पास है तो पहले होगा यूटीजीएसटी से और फिर होगा आईजीएसटी से। तो प्रोविजन बदल गया है क्रेडिट यूटिलाइज करने का, पहले कुछ और था और अब ये नया हो गया है। तो आईजीएसटी पहले यूटिलाइज होगा आईजीएसटी से, बाकी किसी से भी कीजिए किसी भी ऑर्डर में। सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से, फिर आईजीएसटी से, एसजीएसटी एसजीएसटी से, फिर आईजीएसटी से, एंड यूटीजीएसटी से, उसके बाद आईजीएसटी से। ये फॉर्मेट भी यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर टैक्सेस कौन कौन से सबस्यूम्ड हो गए, कौन से टैक्स खत्म हो गए जीएसटी आने के बाद। मैंने आपको 28 बताए थे, थोड़े से नाम यहाँ पर लिखे हैं, वो आप देख सकते हैं। बेनिफिट ऑफ जीएसटी, जो जो डिसएडवांटेजेस हैं पुराने स्ट्रक्चर के, वो सब एडवांटेज हैं नए वाले। ये बात ध्यान रखिए, जो जो पुराने के नुकसान हैं वो नए जीएसटी के फायदे। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर क्लास में। ये बहुत ही सिंपल है, इन्हें रीड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन होता है इधर फिनिश। तो हम करेंगे इसके बाद चैप्टर 2। ओके।